हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे चैप्टर सॉल्यूशन की। ठीक है, और सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर मैंने आपको अणुसंख्यक गुणधर्म समझा दिए थे। ठीक है बेटा, और अणुसंख्यक गुणधर्म के अंदर हमने यहाँ पे चारों अणुसंख्यक गुणधर्म कंप्लीट पढ़ लिए थे। फिर बात आई थी असामान्य मोलर द्रव्यमान की। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है, हम थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ को या विलय को जब हम विलायक में डालते हैं तो अगर उसके अणुओं में वियोजन या संगुणन या तो वो टूटते नहीं है या आपस में जुड़ते नहीं हैं तो विलय के मोलों की संख्या क्या होगी, समान ही रहेगी। और अगर वो टूटते हैं या जुड़ते हैं तो मोलों की संख्या में परिवर्तन आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो इस परिवर्तन के कारण जो उसका द्रव्यमान परिवर्तित होगा उसे हम कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है बेटा, चलो जी। और असामान्य मोलर द्रव्यमान को हम यहाँ पे निकालते हैं वॉन हॉफ गुणांक द्वारा। तो वॉन हॉफ गुणांक एक साइंटिस्ट था जिसने अपना एक फैक्टर दिया जिसे हम वॉन हॉफ गुणांक आई के नाम से जानते हैं। और उसने क्या कहा था कि यहाँ पर किसी भी पदार्थ के प्रेक्षित मान और उसके सैद्धांतिक मान का जो अनुपात होगा उसे वॉन हॉफ गुणांक कहते हैं बेटा। ठीक है, प्रेक्षित मान जो हम बोलते हैं, सैद्धांतिक मान जो हम प्रयोग करके निकालते हैं उसे बोलते हैं सैद्धांतिक मान। ठीक है, तो प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान के मध्य उसने संबंध दिया जिसे हम बोलते हैं वॉन हॉफ फैक्टर। तो उसने क्या कहा था बेटा, देखिए, वॉन हॉफ गुणांक मतलब प्रेक्षित अणु संख्य गुणधर्म बटा सैद्धांतिक या परिकलित अणु संख्य गुणधर्म का जो अनुपात है, प्रेक्षित और सैद्धांतिक दोनों का जो अनुपात होता है उसे हम बोलते हैं वॉन हॉफ फैक्टर। तो वॉन हॉफ फैक्टर में क्या क्या चीज आ सकती है, क्या क्या हो सकता है वो देखिए। वॉन हॉफ फैक्टर बराबर किसी भी पदार्थ का प्रेक्षित वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बटा प्रेक्षित वाष्प दाब का सैद्धांतिक अवनमन का अनुपात। ठीक है, जब वाष्प दाब हो सकता है तो हम ये भी लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा पी प्रेक्षित मान बट्टा डेल्टा पी सैद्धांतिक मान। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म हैं उनके प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान दोनों का जो अनुपात होगा वो कहलाएगा वॉन हॉफ फैक्टर। ठीक है, ओके। दूसरा देखिए बेटा, डेल्टा टीबी आप जानते हो, है ना, क्वथनांक उन्नयन बोलते हैं इसको। तो क्वथनांक उन्नयन के प्रेक्षित मान बटा डेल्टा टीबी के सैद्धांतिक मान का जो अनुपात होगा वो भी वॉन हॉफ फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आप जानते हो डेल्टा टी एफ प्रेक्षित बटा डेल्टा टी एफ सैद्धांतिक। ठीक है, लेकिन हम मोलर द्रव्यमान की बात करें तो वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो पदार्थ का एम बी सैद्धांतिक बटा एम बी प्रेक्षित, ये ध्यान रखना क्योंकि ये अनुपात में आता है, नीचे आता है। इस कारण से जब हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो इस आधार पर हम यहाँ पे मान रखेंगे। ठीक है, ओके बेटा, ये सारे के सारे मान हैं अणुसंख्यक गुणधर्म के, जो प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान दोनों का अनुपात कहलाता है वॉन हॉफ गुणांक। ठीक है भाई, अब वॉन हॉफ गुणांक ने एक और बात की थी, उसने वॉन हॉफ गुणांक और विलय के आयनन के मध्य संबंध ज्ञात किया, वो अभी हम यहाँ ज्ञात करेंगे। उसने वॉन हॉफ गुणांक आई और संगुणन विलय के अणुओं के संगुणन के मध्य भी संबंध ज्ञात किया जिसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे और इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे है मेरे पास, देखिए इसके अलावा कुछ और भी चीजें थी मेरे पास। ठीक है, देखो, अगर वॉन हॉफ गुणांक का मान 1 है तो ना तो वियोजन होगा ना ही संगुणन होगा। ठीक है, वॉन हॉफ गुणांक i इज ग्रेटर देन 1, अगर i का मान 1 से ज्यादा है तो उसमें विलयन का आयनन होगा। हम यहाँ आयनन भी लिख सकते हैं और वियोजन भी लिख सकते हैं। अगर i इज लेस देन 1, अगर वॉन हॉफ गुणांक का मान 1
से कम है तो यहाँ पे संगुणन होता है ना। यहाँ पे विलेय के अणुओं का संगुणन होता है, मतलब अणु गुथते हैं, मतलब 4 अणु थे, गुथ गए तो 2 रह गए। ठीक है, आ रही बात समझ। जैसे मैं दिखाता हूं, आपने 1 मोल NaCl को जल में डाला तो 1 मोल NaCl का वियोजन हुआ तो 1 मोल सोडियम बन गया और 1 मोल क्लोरीन बन गया। तो यहाँ पे अणु संख्या गुणधर्म टूट गए, मतलब 2 हो गए। अब दूसरा देखिए, अगर आपने एसिटिक एसिड के 2 मोल डाले, ठीक है, एसिडिक एसिड के 2 मोल डाले तो एसिडिक एसिड के 2 मोल जो है संगुणित हो जाते हैं H बॉन्ड द्वारा। ठीक है, तो ये संगुणित हो जाएंगे किसके द्वारा बेटा? हाइड्रोजन बंध के द्वारा। और हाइड्रोजन बंध के द्वारा ये संगुणित हो जाएंगे और संगुणित होने पर इसका 1 ही मोल काउंट किया जाएगा। अभी आप ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखोगे जहां पे एसिटिक अम्ल का जो मोलर द्रव्यमान है वो 120 लिया जाता है ना। हालांकि होता तो 60 ही है, लेकिन हम 120 लेते हैं। उसका कारण है क्योंकि एसिटिक अम्ल के 2 अणु आपस में गुथ जाते हैं तो उसको 1 के अणु काउंट करते हैं, इस कारण से। तो इस आई के अंदर छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है क्योंकि इससे बहुत सी बार IIT जी एडवांस इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इस कारण से। ठीक है बेटा, तो आपको ये चीज भी थोड़ी सी समझ में आनी ही चाहिए। वियोजन की मात्रा, संगुणन की मात्रा, ठीक है, ये दोनों की दोनों चीजें। अगर अपन जैसे यूरिया को या कार्बनिक पदार्थ को डालते हैं तो उसमें आई का मान वही फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है बेटा, चलो भाई, अब हम इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वांट ऑफ गुणांक आई वो आयनन की मात्रा अल्फा में संबंध। ठीक है, हमारी हेडिंग है वांट हाफ गुणांक आई व आयनन या वियोजन आयनन की मात्रा अल्फा में संबंध। ठीक है बेटा, ये हमें यहां पे निकालना है। ठीक है, आयनन की मात्रा अल्फा में संबंध। अब देखिए, आयनन का मतलब क्या है? टूटना, अलग होना। तो अणु किस तरह से अलग होंगे? ठीक है, माना कि किसी विलयन में प्रारंभ में हमने यहाँ पे 1 मोल डाला और 1 मोल टूटकर उसने Na मोल बनाया, है ना। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 मोल डाला और टूटकर 2 मोल बन गए ना, तो अणुओं की संख्या को क्या हो गई? बढ़ गए। ठीक है, तो मानना कि प्रारंभ में 1 मोल इसका था, ये 0 मोल थे। अगर ये अल्फा मोल वियोजित हो गए तो कितने बच गए बेटा? 1 माइनस अल्फा। ठीक है, चूंकि अणुओं की संख्या बढ़ती है तो हम यहाँ पे n लिख देते हैं। ठीक है, n अल्फा मोल। ठीक है, बढ़ गए। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे, है ना, कि विलेय के प्रेक्षित मान, विलेय के प्रेक्षित मान कितने होंगे? जोड़ दीजिए, 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ठीक है, अब पहले हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैलकुलेट करके अल्फा को इधर ले एक को उधर ले जाएंगे, अल्फा को कॉमन लेंगे तो बात हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे माना कि सैद्धांतिक मान 1 है तो, ठीक है साहब, तो हमारा यहाँ पे सैद्धांतिक मान कितना है? 1 है। तो यहाँ पे आई लिख दें, वांट ऑफ गुणांक रख देते हैं, वांट ऑफ गुणांक का मान रख देते हैं। ठीक है, अर्थात आई बराबर मान आपको पता ही है, सैद्धांतिक मान बटा प्रेक्षित मान बटा सैद्धांतिक मान। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ विलेय के प्रेक्षित मान बटा सैद्धांतिक मान। ठीक है, सैद्धांतिक मान। ठीक है, तो प्रेक्षित मान कितने बेटा अपने पास? 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 और सैद्धांतिक मान कितना हमारे पास? 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास मान आ गया I बराबर 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 आ गया भैया हमारे पास। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बेटा, अल्फा n माइनस 1 बराबर I माइनस 1, ठीक, प्लस वाला उधर जाएगा माइनस में जाएगा। ठीक है, तो अल्फा बराबर मेरे पास दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है, अल्फा बराबर जो मेरे पास यहाँ पे मान आएगा वो क्या आएगा? I माइनस 1 n माइनस अल्फा। इस सूत्र द्वारा हम वियोजन की मात्रा अल्फा और वांट हाफ गुणांक I में संबंध ज्ञात कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसको,
देख सकते हैं। ठीक है बेटा, इस सूत्र द्वारा हम वियोजन की मात्रा अल्फा और वांट हाफ गुणांक में संबंध ज्ञात कर सकते हैं बड़े ही आराम से। ठीक है, ठीक है बेटा। अब दूसरी चीज है मेरे पास यहाँ पे, सेकंड पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, वांट ऑफ गुणांक आई व वियोजन की मात्रा। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा वियोजन की, टूटने की। ठीक है, तो वांट ऑफ गुणांक आई व संगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध है। वांट ऑफ गुणांक आई व संगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या संबंध निकालना अपने को वो देख लीजिए। मेन में संगुणन होना मतलब गुथना। ठीक है, संगुणन होना मतलब होता गुथना, जुड़ना। ठीक है, तो माना कि मैंने दो मोल डाले और जुड़कर एक मोल बन गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसी के आधार पर हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे n मोल वियोजित होकर an मोल बनाते हैं। ठीक है, वैसी बात है सारी की सारी। प्रारंभ में एक मोल इसका था तो ये 0 मोल था। ठीक है, माना कि अल्फा मोल वियोजित हो गए तो ये बच गए 1 माइनस अल्फा। चूंकि संगुणन हुआ है तो अल्फा में n का भाग देंगे, तभी हमारे पास यहाँ पे मान आएगा। ठीक है, तो ये लो साहब, वापस जो पहले किया था वही हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, माना कि सैद्धांतिक मान 1 है तो, ठीक है, और यहां पे निकाल लेता हूं प्रेक्षित मान जोड़ दें भाई सब, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, वांट ऑफ गुणांक i बराबर जो हमारा हम लिखते हैं वो क्या है बेटा, प्रेक्षित मान बटा सैद्धांतिक मान। ठीक है, प्रेक्षित मान बटा सैद्धांतिक मान। ठीक है साहब, तो प्रेक्षित मान कितना बेटा हमारे पास, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा n अपॉन n। ठीक है, तो मेरा मान आ गया यहाँ पे i बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा n। ठीक है साहब, अब अपने को क्या करना है, कुछ नहीं, अपने को यहाँ पे सोल्व करना है। ठीक है, ऐसा लिख दूं, अल्फा 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा 1 नहीं, पहला लिख देता हूं आपके लिए, है ना। यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n बराबर, ठीक है, 1 माइनस आई। ठीक है भाई, देख लो, इसको समझ लो आराम से। मैंने क्या किया हुआ यहाँ पे, ठीक है, जो भी है आपके सामने मैंने इसको लिख दिया है, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो मैंने इसको अल्फा को कॉमन ले लिया है यहाँ पे। अच्छा, मैंने ये अल्फा को कॉमन ले लिया, मैं इसको मैं यहाँ पे माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये चिन्ह परिपाटी होगी। तो अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस, ठीक है, अल्फा बराबर जो मेरे मानेगा 1 माइनस 1 अपॉन n इक्वल्स टू 1 माइनस आई। अब समझ में आ गया होगा, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको बात समझ में, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो जी, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने। ठीक है बेटा, मैं इसको आपके सामने इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अल्फा n माइनस 1 अपॉन n इक्वल्स टू 1 माइनस आई अल्फा। समझ में आया। मैं इसको n को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन ले लिया तो n माइनस 1 अपॉन n आ जाएगा बेटा, सीधा साधा आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो हम इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अल्फा बराबर 1 माइनस आई अपॉन n माइनस 1, ये n ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा n। इस सूत्र द्वारा मैं यहाँ पे संगुणन की मात्रा अल्फा और वांट ऑफ गुणांक i में संबंध निकाल सकता हूँ। ये आपके सामने है सीधा सीधा। इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी बहुत सी बार पूछे गए हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पे आप लोगों से बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पर ये जो चैप्टर है सॉल्यूशन वाला, ये कंप्लीट हो गया है।
लेकिन फिर भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप लोग इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, इसके जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है वो सॉल्व नहीं करोगे, जब तक ये चैप्टर पूरा का पूरा अधूरा है। ठीक है, तो इस अधूरी चीज़ को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें वापस से शेयर करूँगा आप लोगों से और बात करूँगा। ठीक है ना। ठीक है, चलो जी, अब मैं यहाँ पे आपको एक दो जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। जी आपकी एनसीईआरटी किताब की न्यूमेरिकल्स हैं, है ना, उसके बारे में ही मैं यहाँ पे आप लोगों से थोड़ी सी चर्चाएं करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ। ठीक है, और जो भी आपको नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहले ही छोटा सा न्यूमेरिकल है जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। ठीक है, वो न्यूमेरिकल क्या है, देखो 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल है 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो विलयन की सांद्रता क्या होगी। विलयन की सांद्रता पूछिए, सांद्रता। अब देखिए यहां समझना पड़ेगा कि ये ग्राम में है और ये भी ग्राम में है। ठीक है, ग्राम में दिया हुआ है 500 ग्राम जल में, ठीक है, घुला हुआ है, तो इसकी जो सांद्रता है वो क्या होगी। अब यहाँ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, भार इकाई के रूप में क्या दिया जाता है हमें, है ना, अपने को यहाँ पे भार की जो इकाई है उसके रूप में क्या दिया जाता है, दोनों ही भार के रूप में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया। ठीक है, ग्राम और ग्राम में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4/40 इंटू 500 इंटू 1000, 4 से 4 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1.5.2 m। समझ में बात। मैंने देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, मैंने आपको सिखाया दोनों ग्राम है, तो क्या मोललता है, मोललता का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे लगाया। ठीक है, ml में देखो, इसको थोड़ा सा चेंज कर देना, 500 ग्राम ही 500 ml है ना। अब आपका ठीक हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम ml में है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, तो इसको सॉल्व कर लेना, आप देख लेना। चलो जी, ओके। अब यहाँ दिया हुआ शुद्ध जल की मोलरता कितनी होगी, कोई भी बता सकता है इसको। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होगी। ठीक है, शुद्ध जल हम लेते हैं 1 लीटर। ठीक है, तो मोलों की संख्या भार बटा अणुभार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1000 ग्राम ले लें। ठीक है, और अणुभार 18। सॉल्व करो, 55.34 या 5 के आसपास आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ये 55.5 आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान देना थोड़ा सा। ताप बढ़ाने पर हाइड्रोजन गैस की जल में विलेयता बढ़ती है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि गैसों की जल में विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। ये आपको पॉइंट है जो ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ आपको अपवाद लिखा रखा कि हाइड्रोजन और हीलियम की जो विलेयता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि इनकी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है। ये ऊष्मा का अवशोषण करती हैं इस कारण से। ठीक है बेटा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके जी। अब और भी कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स और अच्छी बातें हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है साहब। अच्छा, इसमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सी बार कि क्या गर्मियों में कार के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, कार के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग सर्दियों में उपयोग होता है, जिसका उद्देश्य कूलेंट प्रशीतक और हिम प्रशीतक या जो हिम कारक के हिमांक को कम करना होता है। ये कूलेंट को जमने नहीं देता और गर्मियों में इसका उपयोग नहीं होता है, इसका उपयोग होता है सर्दियों में। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। चलो जी, मैं पूरा चैप्टर वापस से बात कर लेता हूँ आप लोगों से। ठीक है, ताकि ये चीज़ आपके लिए और भी अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे सांद्रता, विलयन के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे। सांद्रता की इकाइयाँ हैं, उसमें से एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है आपके पास, मोलन से रिलेटेड, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, ppm। ठीक है, किससे भी आ सकता है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं विलेयता के बारे में। ठीक है, तो विलेयता में गैसों के द्रव में विलेयता में हेनरी नियम इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है। ठीक है, उसके जो एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग है, वो आ सकते हैं। उसके बाद ये आ जाओ आप थोड़ा सा आगे। ठीक है, जब आप आगे आओगे तो यहाँ पे बात करेंगे हम ये राउल्ट के नियम की। राउल्ट के नियम में फिर आदर्श और अनादर्श विलयन की, और अनादर्श विलयन में भी धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन है, अनादर्श विलयन है। उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं। फिर आते हैं अणु संख्या गुणधर्म।
4 अणु संख्य गुणधर्म हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक, अवनमन और परासरण दाब। इन चारों में से कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है, सबके सब इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप आता है असामान्य मोलर द्रव्यमान, फिर वान ऑफ गुणांक और वियोजन और संगुणन की मात्रा में संबंध। ये हमारा पूरा